गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एन के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश कुमार और मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की चर्चा करना है। आज मुझे उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना, उसमें कितने यूनिट्स होते हैं उस पर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 2 से 3 लोग मिलकर इस यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर को आपको पढ़ाएंगे। उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी और आपको उसमें प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाएगा, जिससे डिस्कशन क्लासेस होगी, जिसको आपको ऑनलाइन के माध्यम से बता दिया जाएगा लाइव क्लास के माध्यम से। उसके बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। होता ये है दरअसल कि बच्चे अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाते। देखो पढ़ते तो सभी लोग हैं, सब पढ़ के आए हुए हैं, यूजी पीजी किया या आपने, तभी तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में आप आवेदन कर पाएंगे। तो जब सब लोग पढ़ के आते हो फिर भी समस्याएं कुछ ना कुछ रह जाती हैं। उन समस्याओं के लिए आपको ज़रूरी होता है कि किसी न किसी तरीके से आपको मार्गदर्शन लेना पड़ता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, परीक्षा में आप जब फेस करते हैं तो हर तरीके से उसमें होता ये है, सिलेबस तो आपका वही रहता है, 10 ही यूनिट पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन उसकी जो टर्मोलॉजी होती है, प्रश्न पूछने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो वो समस्याएं आपको क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए उस समस्याओं का निदान करने के लिए हम आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि इस फर्स्ट पेपर में आपको 10 यूनिट मिलते हैं। वैसे ये जो फर्स्ट पेपर होता है वो सब विषयों के लिए कॉमन होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जो भी जितने भी वगैरह वगैरह, कॉमर्स है ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होता है। ऐसा मैं कहूँ अगर 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होता है और सेकंड पेपर सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये फर्स्ट पेपर जो कॉमन होता है वो सभी लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन वालों बच्चों के लिए एक सुविधा ये होती है कि उसके टीचिंग से संबंधित और रिसर्च से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो उनके मेल मिलाप हो जाते हैं, क्योंकि वो सेकंड पेपर में भी पूछा जाता है और फर्स्ट पेपर में भी, तो उनको कहीं ना कहीं सहूलियत होती है एजुकेशन वाले बच्चों को। और अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल है, सोशलॉजी है या हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो शिक्षण के बारे में नहीं समझ पाते हैं या उनके लिए रिसर्च भी अलग से होता है। तो हम इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ इसके टॉपिक के बारे में। तो इसमें 10 यूनिट्स होते हैं। पहला इसमें यूनिट्स है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड इसको कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। दूसरा इसी का है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है ना। तीसरा इसमें है कम्युनिकेशन। इसको संप्रेषण या संचार की प्रक्रिया कहते हैं। चौथा है आपका लॉजिक, तर्कशास्त्र। पांचवा है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन। और इसका छठवां है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई कहेंगे। 7 है हायर एजुकेशन। 8वां इसमें है रीजनिंग। और इसमें 9वां है आईसीटी, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और 10वां लास्ट आपका है एनवायरमेंटल। ठीक है ना। इस तरीके के आपके 10 यूनिट्स हैं। तो इसमें जो आपका पोर्शन ये है इतना, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और लॉजिक और एक कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा, राजेश सर, ठीक है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन और आपका रीजनिंग ये आपको पढ़ाएंगे नवीन सर। और आपको आईसीटी और एनवायरमेंटल पढ़ाएंगे आपको विनय सर। ऐसे हम 3 लोग मिलकर के इस 10 यूनिट्स के जो कवर करने की जो प्रक्रिया है, तीनों लोग मिल करके आपकी शिक्षण से संबंधित समस्याएं जो होगी वो हम इन चीज़ों को यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से आपको बताएंगे, ये आपके 10 यूनिट्स हैं। सबसे पहले है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा लॉजिक है
और आपका कॉम्प्रिहेंशन हुआ, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको डीआई कहेंगे, हायर एजुकेशन के कुछ उच्च शिक्षण प्रणाली के सवाल क्वेश्चन होंगे, 8वां रीजनिंग होगा, और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये आपका आईसीटी पोर्शन है, और 10वां है इन्वायरमेंटल जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो इस तरीके की आपका ये टॉपिक, इस तरीके से आपको यूनिट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं पहले ही यूनिट्स की। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षण जो प्रक्रियाएं होती हैं एजुकेशन में, शिक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और इसका अगर मैं बताऊं आपको तो इससे क्वेश्चन 5 से 6 आपके फर्स्ट पेपर में मिलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको बहुत कायदे से और डीप पढ़ना है, जिससे कि आपकी सारी शिक्षण समस्याओं का समाधान होगा। तो सबसे पहले आपको बताया टीचिंग यानी शिक्षण क्या है, शिक्षण के बारे में चर्चा करना है। तो आपको जैसे कि पता है शिक्षण का मतलब वैसे सामान्य भाषा में कहूँ तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जब कभी भाई अगर सबसे पहले कोई ना कोई बच्चे के पास होती है समस्या, भाई आप मुझे ये बताओ यदि आपको कोई समस्या नहीं होती तो आपको इस क्लास की क्या ज़रूरत होती या शिक्षक की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो समस्या होती, समस्या को हम समस्या ना कहकर प्रश्न कहते हैं कि बच्चों के समझ पढ़ाई से पहले उसकी समस्याएं होती है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करेंगे, तो वो उसकी कोई ना कोई समस्या होती है। उस समस्या का समाधान करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, शिक्षण की, शिक्षक के पास एजुकेशन फील्ड में। तो शिक्षण का मतलब ये होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। दूसरा इसमें इसको इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं। टीचिंग का मतलब है, ये टीचिंग शब्द जो है टीचर्स ओरिएंटेड शब्द है, यानी शिक्षक केंद्रित प्रणाली है, इसको टीचिंग कहेंगे। तो जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम अगर आपको पूछा जाए कि शिक्षण क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इसका नेचर क्या होता है, तो हम इसके लिए एक आपको फॉर्मूला, एक ट्रिकी फॉर्मूला बता देते हैं, जिससे आप शिक्षण के बारे में अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और माइंड में भी बना रहेगा। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिया के के का मतलब ये थोड़ा सा मैंने इसको अलग अलग कर लिया, के बी और इधर कर दिया इस बी को। कहने का मतलब बी स्क्वायर है तो मैंने 2 बार इसको बी को लिख लिया। अब के फॉर यहां मैंने लिख दिया नॉलेज, और वी फॉर हो गया बिहेवियर, और वी फॉर हो गया आपका बिलीव। यानी इसको हम हिंदी में अगर कहें तो ये होता है ज्ञान, ये होगा आपका व्यवहार, और ये आपका हो गया विश्वास। इसकी हिंदी क्या हो गई, विश्वास। अब जब इस तरीके का हो गया तो इसको हम, इस पूरे को अगर मैं चाहूं तो इसको एक वर्ड हम दे दिया चेंज इन, यानी चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीव, यानी व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षण है या विश्वास में परिवर्तन ही शिक्षण है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इस पर जो बल दिया गया है व्यवहार में परिवर्तन। भाई कोई भी शिक्षक जब कभी भी अपनी कक्षागत समस्याओं का समाधान करने के लिए जाता है तो उसके क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करता है। कहने का मतलब जब बच्चा नीचे की क्लास से जाकर के जब अपर एजुकेशन में पहुंचता है तो उसके व्यवहार में, उसके अनुभव के आधार पर उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ जाकर कि व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षण है। ज्ञान में परिवर्तन, उसके ज्ञान में भाई जिस तरीके से उसका ज्ञान, पहले बच्चा छोटा होता है तो छोटे स्तर का ज्ञान, बड़ा होगा तो उस तरह की उसका स्तर कैसा होता है, बढ़ता रहता है। तो जब ज्ञान बढ़ेगा ना तो उसके व्यवहार में ऑब्वियसली है कि उसके ज्ञान में, विश्वास में भी परिवर्तन होगा और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया आती है वो आपकी किसकी प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको इस शिक्षण के बारे में आपको बताया। मुझे ज्ञात है कि आप सब लोगों को ये चीज़ें, इसके बारे में जानकारी हो गई है। अब इसके आगे की जब मैं बात करूं तो होता ये है, टीचिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहला हमने इसमें गोला लिया है किसका, शिक्षण का। जैसा कि मैंने आपको शिक्षण के बारे में अभी बताया, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। जितना कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सिखाता है,
समझाता है, बताता है। भाई कोई भी शिक्षक है, सबसे पहले शिक्षक का दायित्व ये होता है कि वो जब किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले खुद को भी पढ़ता है। जैसे अभी मैं कक्षा आपकी संचालित कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है कि हम भी उस चीज़ को अगर अच्छी तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, तो खुद से भी पढ़ना पड़ता है। तो खुद से पढ़ते हैं और ये शिक्षण, तो इसका मतलब ही ये होता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, जितना मैं आपको सिखाता हूँ वो कहीं ना कहीं मैं उससे सीखता भी हूँ। दूसरा इसमें जब गोला होता है इसी में, तो दूसरा गोला होता है तकनीकी का। तकनीकी का मतलब ये है टेक्निकल, टेक्निक चीज़ों का, तकनीकी कहने का माध्यम मेरा मतलब ये हुआ जा करके जब कभी भी कोई भी शिक्षक अपने छात्रों की शिक्षण समस्याओं का समाधान करने के लिए तकनीकी के माध्यम का प्रयोग करता है। जैसे कि ऑफलाइन ना हम ऑनलाइन कक्षाएं आपको दे रहे हैं, तो जो ऑनलाइन कक्षाओं का माध्यम है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल है। आपका टेक्निकली बोर्ड हो गया, आपका ये सब चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट इसके उपकरण है, तो तकनीक के माध्यम से हम लोगों को आपको आपकी शिक्षण समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें तकनीकी आपकी 3 प्रकार की होती है। तकनीकी जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। तीन में सबसे पहले आपका यहाँ है हार्डवेयर, ठीक है ना, और इसका दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर, और तीसरा इसमें है सिस्टम अप्रोच। इसका क्या मतलब है आप समझ रहे होंगे। कंप्यूटर की भाषा में अगर आप मैं बताऊं इसको, तो आप सब लोग जानते हैं कि हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एंड सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या होता है। जैसे हार्डवेयर में, जैसे हम कंप्यूटर की अगर प्रक्रिया के माध्यम से मैं बात करूं, आपको बताऊं उस प्रक्रम के माध्यम से मैं बात करूं, तो हार्डवेयर का मतलब ये होता है जिस उपकरण को मैं छू सकूं, उसको हम स्पर्श कर सकूं। जी, इस कहने का मतलब शिक्षण प्रक्रिया में कोई चीज़ें जैसे मैं स्पर्श कर रहा हूँ, जैसे हमारा ये बोर्ड है, जैसे हम इस कलम से लिख रहे हैं, तो ये हमारे कैसे उपकरण है, ये शिक्षण उपकरण हमारे हैं कि जो आपकी शिक्षण प्रक्रिया को सम्मिलित है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिस टूल्स को मैं उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको मैं छू सकते हैं, तो ये आपकी जो प्रक्रिया आती है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। दूसरा इसमें होता है सॉफ्टवेयर का, वैसे अगर मैं कंप्यूटर की भाषा से बात करूं, तो सॉफ्टवेयर का मतलब जिसको कोई चीज़ स्पर्श ना की जाए, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम अप्रोच का मतलब ये होता है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, जैसा मैंने इसमें इनपुट किया फिर वो उसमें प्रोसेस करता है, उस तरीके से वो आउटपुट होता है। अब मैं अगर इसको शैक्षणिक प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ूं, तो इसमें जो हम टूल्स का प्रयोग, जिसमें हम चीज़ों को, शिक्षण सामग्री को हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमारा बोर्ड हुआ, डस्टर हुआ, चौक हुआ, ये सब चीज़ें जो टूल्स हैं, तो इसमें आपके हार्डवेयर के अंदर, जिसको मैं छू सकता हूँ, सीधी सी बात है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, सॉफ्टवेयर शिक्षण प्रक्रिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप छू नहीं सकते हैं? आप बताइए, अच्छा सोच के बताइए। अगर इस चीज़ को आप बताएंगे कि सॉफ्टवेयर, तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, सॉफ्टवेयर का मतलब है जिसको छू नहीं सकते। आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप मेरी आवाज़ को छू सकते हैं? बताइए, अच्छा नहीं छू सकते हैं। तो जिसको अगर मेरी आवाज़ को नहीं छू सकते हैं, तो ये आपके किसके अंतर्गत है? भाई ये शिक्षण प्रक्रिया में वैसे कक्षा प्रभावी तभी होती है जब टीचर्स का, जब शिक्षक का फेस इंप्रेशन अच्छा हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, उसकी शब्दावलियाँ बहुत सरलतापूर्वक हों, जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएं, तो ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब जब किसी छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से उन सब प्रश्नों को हल करते हैं, समझाते हैं, मौखिकी रूप से ओरली हम इन चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तो वो आपके किसके अंतर्गत आता है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। सिस्टम अप्रोच का मतलब ये हुआ जाकर कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सिखाई, भाई जो मैंने आपका कोई प्रश्न था, समस्या था, उसका समस्या को मैंने अगर सॉर्ट आउट किया, हल किया, तो जो आपने हल किया, फिर अपने आप में दिमाग में छात्र ने क्या किया? प्रोसेसिंग की। उसने उन चीज़ों को सुना, समझा और अपने मन से उसने अपने विचारों को विमर्श किया। उन चीज़ों को समझने के बाद फिर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। वही बात आ गई, मैंने कहा था कि जब अपने वो व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, तो वो प्रक्रियाएं आती हैं सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें सॉफ्टवेयर आपका, मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी चर्चा कर लूँ, तो ये सॉफ्टवेयर भी 3 टाइप से होता है। पहला इसमें है टीचिंग, पहला क्या है? टीचिंग। दूसरा है इंटरेक्शन का मतलब ये होता है इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। और तीसरा इसमें है व्यवहार, ठीक ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके जब कोई भी शिक्षक
शिक्षण समस्याओं का समाधान करने के लिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया वाली बात आ गई जाके, हाँ, कि जो मैं कोई चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और जो चीज़ें बताने के लिए इंटरेक्शन का मतलब अंतःक्रिया, जब परस्पर हम छात्र और शिक्षक मिल करके किसी समस्या का समाधान करते हैं तो वो अंतःक्रिया होती है, क्लास के अंदर होती है। और जब उसके लास्ट में उसके व्यवहार में जो चीज़ें हमने आपको बताई, समझाई, सिखाई, पढ़ाई, तो उसमें आपने उन चीज़ों को माइंड करने के बाद में उन चीज़ों को अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, तो वो प्रक्रियाएं आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? व्यवहार के अंतर्गत आएंगी। तो ये आपके ये तकनीकी शिक्षा की बात हो गई। ये तकनीकी शिक्षण हो गया आपका, टेक्निक टीचिंग हो गई जाके। इसके आगे की जब हम चर्चा करेंगे तो नेक्स्ट में इसके आगे जो आता है वो आता है शिक्षण की अवस्थाएं। इसका नेक्स्ट गोला होता है शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में। जब शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में आप करेंगे, समझेंगे, तो मैंने आपको समझाने का सरलता भाषा में अगर प्रयोग करूं तो शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में मैं चर्चा करूं तो अवस्थाएं होती हैं बेटा 3। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 इस टाइप में, 1, 2 और आपकी 3। पहली अवस्था होती है उसको पूर्व अवस्था, प्री स्टेज कहेंगे। दूसरी होती है अंतःक्रिया अवस्था, और तीसरी होती है इसमें पश्च अवस्था, इसको कहते हैं पोस्ट स्टेज। पूर्व अवस्था क्या होती है? जब कभी भी किसी भी छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए भी जब कोई शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के पहले, कहने का मतलब कक्षागत संप्रेषण से पहले, कक्षागत संप्रेषण का मतलब होता है जब हम क्लास में आने से पहले कोई कार्य करते हैं, वो प्री स्टेज होती है, यानी पूर्व अवस्था होती है। जैसे मुझे कोई चीज़ बतानी, पढ़ानी, समझानी, सिखानी है आपको, तो सबसे पहले मैं कक्षा से पहले ही उन चीज़ों को अपना योजनाबद्ध तरीके से समझूंगा कि मुझे क्या बच्चों को किस टॉपिक को पढ़ाना है, किस टॉपिक पर चर्चा करना है। तो ये आपकी पूर्व स्टेज के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब जैसे हम प्लान बनाना, जैसे आपको भी अभी शिक्षण प्रशिक्षण में जैसे जिस बच्चों ने BEd MAd किया होगा तो उसमें उनको पता होगा कि हम चीज़ों को प्लान निर्धारित करते हैं, हमें प्लान बना के पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ती है। तो पाठ्य योजना का जो कार्यक्रम होता है वो कक्षा संप्रेषण से पहले ही होता है, कक्षा संचार की प्रक्रिया से पहले जब होता है तो हम उसको प्री स्टेज कहेंगे। दूसरा है अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब है जो मैंने प्लान तैयार किया है, जो मैंने पाठ्य योजना तैयार करी हुई है, तो वो हम कक्षा में आकर के जब कभी शिक्षक और शिक्षार्थी परस्पर संपर्क करके एक दूसरे को समझ करके एक कक्षा में एक दूसरे को अपनी फेस के माध्यम से, अपनी मौखिक ये वातावरणीय प्रक्रियाओं के माध्यम से उन चीज़ों में उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वो अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया का तात्पर्य हुआ कि जब कभी भी कोई भी शिक्षक शिक्षार्थी की समस्याओं का समाधान करने के लिए परस्पर संपर्क करता है, आमने सामने बैठकर किसी भी समस्या का आपका प्रश्न होगा, शिक्षक उस प्रश्न को हल करके आपको बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा, तो वो प्रक्रियाएं होती हैं अंतःक्रिया। लास्ट में आपका है पोस्ट स्टेज। पोस्ट स्टेज का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें मैंने आपको कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से मैंने जो बताई हैं, आपको समझाई हैं, सिखाई हैं, उनका आप मूल्यांकन करना, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या आपने जो चीज़ों को सीखा है वो खुद से करने की प्रक्रिया, ये आपके फर्स्ट या पोस्ट स्टेज में आती है, जिसको हिंदी में पश्च अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्थाओं के 3 अवस्थाओं में मैंने जो बांट रखा है, तो पहले पूर्व अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था, पश्च अवस्था। इसमें अंतःक्रिया का मतलब ये होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो होती टेक्नोलॉजी होती है ना, कहने का मतलब जो आपके हम समस्याओं का समाधान बिल्कुल आमने सामने आकर के किसी प्लेटफॉर्म पर हम इन चीज़ों को बताते, समझाते, सिखाते हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया होती है, अंतःक्रिया कहते हैं। अब इसके आगे की हम चर्चा करें बेटे, तो इसके आगे आता है फिर शिक्षण के स्तर। क्या आते हैं? शिक्षण के स्तर। इसमें जो चौथा इसमें गोला बनेगा जाकर, इसमें आएगा आपके शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर वैसे मुख्यतः अगर देखा जाए तो शिक्षण के स्तर जो होते हैं बेटे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है स्मृति स्तर, जिसको कहते हैं मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। दूसरा होता है अवबोध स्तर, अवबोध स्तर। तीसरा होता है चिंतन या विमर्शी, चिंतन या विमर्शी स्तर। इसको चिंतन भी कहेंगे या आप विमर्शी स्तर भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहें तो मेमोरी लेवल होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और इसका चिंतन या विमर्शी लेवल को कहेंगे थिंकिंग लेवल। इसको हम इस तरीके से अगर चाहें तो इस तरीके से भी बांट सकते हैं कि ये होता है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक, ये होता है माध्यमिक, माध्यमिक,
और ये होता हायर का मतलब उच्च स्तर, ठीक है ना। अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था, और इसको कहेंगे तो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और इसको कहें तो आपकी किशोरावस्था। मुझे लगता है ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से मैंने बांट लिया। इसको इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले इसका जो मॉडल, इसको वैसे कहा भी जाता है कि इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है, तो आप कह सकते हो इसको हार्वर्ड ने किया था। हार्वर्ड। इसको किया था मॉरिसन ने, मॉरिसन, और इसको किया था हंट ने। ये एक मॉडल तैयार किया था। हंट ने एक चिंतन स्तर का एक मॉडल तैयार किया था। इसको मॉडल ही दिया है। वैसे लोग ये कह देते हैं, कभी कभी कोई शिक्षक बता देता है कि ये चीज़ें जो है इनको उनका प्रतिपादन किया था, इनके ये वो, तो ऐसा ना करके एक मॉडल तैयार किया था इन्होंने। मॉरिसन ने एक मॉडल तैयार किया था जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का था, और हार्वर्ड ने स्मृति स्तर का। अब ये सब चीज़ें इसलिए मैंने इनको समझाने का प्रयास किया कि जो स्मृति लेवल होता है, और ये प्राथमिक शिक्षा में इसका यूज इसलिए होता है कि जब कभी भी शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी शिक्षक उसको बच्चे को याद कराता है, या उनको रटाता है, या उनको स्मरण कराता है, तो उससे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जब कभी भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को, यानी शैशवावस्था में प्राथमिक स्तर के बच्चों को जब कोई शिक्षक उनकी शिक्षण समस्या का समाधान करता है तो उन्हें रटाता है, उनको याद करवाता है, उनको स्मरण करवाता है, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ावा देता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों में प्राथमिक में आ से अनार, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, है नहीं, इस तरीके से वगैरह वगैरह ये वर्ड जो होते हैं, तो उनको हम रटाते हैं, उनको समझाते नहीं हैं, उनको क्या करते हैं, रटाते हैं। तो ये आपका मेमोरी लेवल हो गया जाके। दूसरा आपका है अवबोध स्तर। अवबोध का मतलब ये होता है, हिंदी इंग्लिश में वर्ड बताऊं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल। अवबोध का मतलब है कि जब बच्चे को बोध हो जाता है, यानी बाल्यावस्था में माध्यमिक स्तर पर जब उसके किसी की अर्थों को समझाया जाता है, जब उसे याद नहीं कराया जाता है, यहाँ उसको वो समझने का विकास होता है, जो उसके अर्थों को समझ सकता है, आराम से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, तो वो प्रक्रम जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है। लास्ट में आपका हायर एजुकेशन में, जब बच्चा किशोरावस्था की क्रॉस करता है, उसमें पहुँचता है, तो हायर एजुकेशन में जुड़ जाता है, तो उसमें क्या है, उसमें थिंकिंग लेवल उसका बढ़ जाता है। उसमें थिंकिंग का मतलब है उसका तर्क वितर्क करना हो जाता है, विश्लेषण संश्लेषण करने की प्रक्रिया हो जाती है, किसी की आलोचनात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं आती हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आती हैं, उसमें थिंकिंग लेवल पर पहुंच जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ें आपको मेमोरी लेवल और आपका अवबोध स्तर और आपका विमर्शन और चिंतन स्तर, ये आपका 3 स्तर में इस तरीके से मैंने बांट रखा है। इसको आपने समझ लिया होगा। इसके आगे अगर मैं चर्चा करूं, इसके आगे की प्रक्रियाओं की बात करूं, तो इसके आगे में चौथा इसमें जो बनता है ना, पांचवा बनता है इसमें, पांचवा इसमें बनता है व्यूह रचना। क्या बनता है? व्यूह रचना। व्यूह रचना का मतलब ये होता है कि स्ट्रेटजी क्या है। व्यूह रचना के अंतर्गत शिक्षण विधियां, शिक्षण प्रविधियां हैं, शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सिद्धांत हैं, शिक्षण कौशल है। तो इस प्रकार की ये सारी चीजें इसके व्यूह रचना के अंतर्गत आती हैं। तो अब ये चीजें, व्यूह रचना का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी। कोई भी छात्र अगर वो अपनी स्ट्रेटजी के माध्यम से, जैसे स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? रणनीति। रणनीति का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई भी विषय के बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तो उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसकी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए कि हमें क्या समझना, कितने टाइम में कौन चीज़ें पढ़नी है, उसका एक टाइम टेबल डिसाइड होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण कौशल के बारे में हम लोग अब एक थोड़ा डिस्क्राइब कर लें, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, ज़रा समझने का प्रयास करें। शिक्षण विधियों का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई भी शिक्षक किसी भी शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए जब बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है, सिखाता है, और यदि उसके समझाने और सिखाने के बाद में बच्चे ने उन चीज़ों को नहीं समझ पाया, तो ये नहीं जब समझ पाता है बच्चा, तो उसकी शिक्षण विधियों में हम परिवर्तन करते हैं। जैसे सबसे पहली विधि है इसमें आगमन और निगमन विधि। आगमन, दोनों को समझने का प्रयास करें आप। आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ये 2 विधियां हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। अब इन दोनों विधि के अरस्तु ने ये दोनों विधियों को दिया था। किसने दिया था?
अरस्तु ने। तब इन्होंने अब आगमन विधि और निगमन विधि का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि जैसे आगमन का मतलब होता है, आगमन का मतलब ये है कि जैसे हम दोनों को ये गमन हटा दें यहाँ से, इसका भी गमन और इसका भी। आ का मतलब आ जाता है, ठीक है, यहाँ लगा दो थोड़ा सा, आ जाता है। और गमन का माने निकाला जाता है, ये समझ लो, इसको थोड़ा ट्रिक से समझ लो। आगमन का मतलब आ जाता है। जैसे हम जब कोई भी शिक्षण समस्या का समाधान करते हैं तो उनको हम सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से, उन्हें हम सबसे पहले क्या देते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि उदाहरण तरीके से मैं उसको देता हूं। तो ये चीजें होती हैं विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ये शिक्षण सूत्र है, विशिष्ट से सामान्य, ठीक है ना, विशिष्ट से सामान्य। और इसी का ठीक उल्टा होता है सामान्य से विशिष्ट। जो चीजें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं वो प्रक्रियाएं होती हैं आपकी निगमन के अंतर्गत आती हैं। और उदाहरण देकर के जब हम किसी चीज के उदाहरण देता हूं, उन चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को मैंने अगर ले लिया, विशिष्ट और सामान्य का मतलब ये होता है कि जैसे 100% है, 100% में 80 जो परसेंट ज़्यादा संख्या होती है वो सामान्य की होती है, और जो कम संख्या रह जाती है, जैसे 100 में 80% सामान्य होता है, 20% अगर रखेंगे तो आपका विशिष्ट हो जाएगा। तो कम और ज़्यादा, तो कहने का मतलब विशिष्ट से सामान्य, ये शिक्षण सूत्र है। विशिष्ट से सामान्य की अगर ओर चलेंगे तो आपका हो जाता है आगमन। और जब सामान्य से विशिष्ट, ज़्यादा से कम की तरफ कोई चीज़ को निकाला जाए, जैसे हमने दे दिया a + b का होल स्क्वायर, तो होता है a² + b² + 2ab, है ना। और फिर मैं यहाँ कर दूं 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो जो चीज़ें निकालोगे, अब इसको 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 × 2 × 3, तो इसको जो हल करके जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो निकाला जाता है, वो आपका होता है निगमन। और जो उदाहरणों के माध्यम से जिनको हम समझाते सिखाते हैं वो आपका होता है आगमन। ये अरस्तु ने आपकी 2 विधियां दी थी। इसके बाद जो होती है इसके बाद और मैं विधियां लेकर चलता हूं। विधियां बहुत सारी हैं, आपको हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन विधियां आपकी 20 से 22 विधियां मैं पढ़ाऊंगा आपको। दूसरी है इसमें विश्लेषण और संश्लेषण विधि। पहले इसको संश्लेषण विधि, संश्लेषण, और नंबर 2 है विश्लेषण। संश्लेषण और विश्लेषण के बारे में थोड़ा सा एक वर्ड याद रख लो। इसका मतलब होता है जोड़ना और इसका मतलब है तोड़ना। याद थोड़ा सा दिमाग में चीजों को रख लो, जोड़ने तोड़ने की प्रक्रिया। कहने का मतलब संश्लेषण का मतलब 2 चीजों को जोड़ना। जैसे आपने कभी संधि और विच्छेद पढ़ा होगा, जैसे हमें लिखना है विद्यालय, तो ये आपका संगठित रूप है। इसको हम अगर इसको संगठित रूप है, और अगर हम इसको थोड़ा सा बदल दें विद्याधनालय, तो ये क्या हो गया, छोटा छोटा, तो ये आपका विश्लेषण होगा, ये आपका क्या होगा, संश्लेषण। कहने का मतलब जो जुड़ा हुआ चीजें होती हैं, जब कभी भी कोई भी शिक्षक किसी भी शिक्षण समस्या का समाधान करता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मुझे कोई टॉपिक, मैंने आपको विवेकानंद के बारे में बता दिया, तो कुछ आपने यहाँ से पढ़ा, कुछ यहाँ से पढ़ा, कुछ यहाँ से जाना, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके जब जोड़ लिया, जब ऐड करके उन चीज़ों को हमने एक बार में पूरा उसका अध्ययन कर लिया, तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आपकी संश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि जब तोड़ने का मतलब छोटे छोटे, कुछ कंटेंट यहाँ से, कुछ कंटेंट यहाँ से, कुछ यहाँ से, और इन सबको अलग अलग। भाई कोई चीज़ ब्रॉड होती है, जैसे हमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है तो हमें उनके पार्टों में मैंने डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में। वो इसलिए कर लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें ज़्यादा जो ब्रॉड होती है वो नहीं समझ में आती हैं छात्रों को, तो तब शिक्षक का दायित्व ये होता है कि उन चीज़ों को छोटे छोटे स्तर में बांट लेते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उन चीज़ों का अगर हम सॉर्ट आउट सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये प्रक्रिया जो होती है आपकी विश्लेषण की प्रक्रिया। दूसरी बात यह है कि विश्लेषण जो विधि है इसका हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षण प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा विस्तार से होती हैं। उनको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शिक्षक समस्या का समाधान जब करता है तो उन चीज़ों को छोटे छोटे भागों में बांट लेता है और तब उन चीज़ों की शिक्षण समस्या का समाधान कर देता है, तो वो विश्लेषण होता है। ये आपकी अपर लेवल की कक्षाओं में होता है। संश्लेषण जब छोटी छोटी कक्षा में, ये छोटी कक्षाओं के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि छोटी कक्षाओं में क्या होता है कि हर चीज़ को जोड़ करके बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो आपकी संश्लेषण विधि होती है। इसके आगे अगर हम जब चर्चा करेंगे तो एक विधि आपकी आगे आती है व्याख्यान विधि, जिसको हम कहते हैं लेक्चर मेथड। क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि
ये व्याख्यान विधि क्या होती है, जरा समझने का प्रयास करो। व्याख्यान विधि, ये व्याख्यान विधि भी हायर एजुकेशन में ही होती है, उच्च शिक्षण प्रणाली में। क्यों होती है? जब कभी भी कोई भी शिक्षक किसी भी शिक्षण समस्या का समाधान करने जाता है या कोई चीज़ बताने जाता है बच्चों को, किसी का हमें निबंध बताना है, किसी का कंटेंट लंबा जब बहुत विस्तार पूर्वक होता है, तो उस पर जब कोई भी शिक्षक वहाँ होता है, एक दूसरी बात इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि शिक्षक तो इसमें सक्रिय होता है, लेकिन छात्र कभी कभी निष्क्रिय हो जाते हैं। उसमें कारण ये होता है उसका कि ये चीज़ें शिक्षक बताता है, जब शिक्षार्थियों को अपनी बातों को बताता है, समझाता है, तो होता ये है कि कभी कभी बच्चे आपस में इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो वो कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं। लेकिन शिक्षक जो होता है वो सक्रिय होता है। और इसमें मूल 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है शिक्षक को भी। सबसे पहले उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो चीज़ें बताने वाला है, जो चीज़ों को उसकी अभिव्यक्त करने की क्षमता का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें वो बताना चाहता है बच्चे उस तरीके से सुन पा रहे हैं कि नहीं। अभिव्यक्त का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बच्चे सही से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तो इसमें अभिव्यक्ति। और उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपनी शब्दावलियाँ बहुत सरलतापूर्वक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग कर देंगे या उनमें उन चीज़ों को बताएं जो बच्चों को नहीं समझ में आ रही है। तो इसकी व्याख्यान विधि का मतलब ये होता है बच्चों कि इन चीज़ों को आप समझने से पहले ये टीचर ओरिएंटेड टीचिंग है। टीचर ओरिएंटेड का मतलब है व्याख्यान जो देता है वो शिक्षक ही देता है क्लास कम्युनिकेशन में, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको इसके अंतर्गत आती हैं व्याख्यान की। अब इसके आगे की जो विधि एक मैं बताऊं, डेमोस्ट्रेशन विधि, जिसको हम कहते हैं निदर्शन या प्रदर्शन, जिसको कहेंगे प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन, इसी को हम निदर्शन भी कहते हैं, निदर्शन या इसको निरूपण भी कहते हैं। तो कई एक इसके नाम है। कभी कभी ये वही तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी कभी ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग हो जाता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इनकी सबकी जो इंग्लिश होती है वो होती है डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन मेथड, ठीक है ना। तो इसकी तीनों की इंग्लिश है। कभी निदर्शन पूछ दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इन सब वर्डों को याद रखो। ये प्रदर्शन विधि, निदर्शन या निरूपण विधि, इसको हम डेमोस्ट्रेशन एक इंग्लिश वर्ड देते हैं, जिसका अर्थ क्या है इसको समझने का प्रयास करो। अच्छा, आप सब लोग बताएं निदर्शन के बारे में कुछ जानते हैं, नहीं जानते होंगे? चलो मैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिफाइन करूँ, आप समझने का प्रयास करो। देखो, निदर्शन विधि का मतलब, ये डेमोस्ट्रेशन मेथड का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई भी शिक्षक किसी भी शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए वो करके सिखाता है। कहने का तात्पर्य हुआ जैसे म्यूजिक टीचर है, जब म्यूजिक टीचर कक्षा को संचालन करने से जाएगा, जब कक्षागत संप्रेषण करने की प्रक्रिया में जब वो पहुंचेंगे, तो अगर वो डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है वो करके सिखाने। अगर वो गाएगा नहीं, अगर वो संगीत नहीं गाएगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे? या कभी कभी आपने देखा हो जैसे डांस टीचर है, तो डांस टीचर का मतलब वो ओरली मुँह से थोड़ी बता पाएगा ना अपने वो चीज़ें, वो करके दिखाने की प्रक्रिया। जब वो करके अपने चीज़ों को दिखाएगा, डेमोस्ट्रेशन करेगा, तो जब कभी भी कोई भी टीचर उन चीज़ों को बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया, जब इस शिक्षण समस्या का समाधान किया जाता है, तो ये आपकी प्रदर्शन या निदर्शन या आपकी डेमोस्ट्रेशन मेथड कहेंगे। अब इसके आगे जो आता है मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताएंगे, इसके बारे में समझो। इसकी आगे की विधि जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण एक और विधि जो बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है, वो होती है ग्रुप टीचिंग और टीम टीचिंग। ग्रुप और टीम। अब ग्रुप और टीम में क्या है, जरा समझो इसको। ग्रुप दोनों को हिंदी में अगर कहेंगे तो ये समूह शिक्षण होता है। क्या होता है? समूह शिक्षण। ये ग्रुप में भी समूह और टीम में भी समूह, दोनों की हिंदी एक ही है। अब आपको ये ग्रुप टीचिंग और टीम टीचिंग को मैं एक अच्छी तरीके से बता दूं, जरा समझने का प्रयास। ये जो ग्रुप टीचिंग होती है, ये होती है स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है, और ये जो होती है वो टीचर से ओरिएंटेड होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके कि ये शिक्षक केंद्रित प्रणाली, ये टीम टीचिंग है, और स्टूडेंट की जो प्रक्रिया होती है वो ग्रुप टीचिंग होती है। ग्रुप टीचिंग का मतलब ये होता है, जब कभी भी कोई भी शिक्षण समस्या का समाधान होता है, तो यहाँ टीचर एक होगा, स्टूडेंट बहुत सारे होंगे। टीचर एक होगा, स्टूडेंट बहुत सारे होंगे। तो उन सब चीज़ों को जब कोई भी शिक्षण समस्या का समाधान किया जाएगा, तो उसमें स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, तो शिक्षण समस्या समाधान करने के लिए वो टीचर एक ही उन चीज़ों को बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा, जिससे उसकी शिक्षण समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये आपकी स्टूडेंट हो गई। अब दूसरा आपका है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे टीम का मतलब एक समूह होता है, इसमें टीचर तो
टीचर 1 से 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो, टीचर ज़्यादा होगी, लेकिन स्टूडेंट की संख्या की कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन टीचरों की संख्या, जैसे आपने देखा होगा, जैसे सुपर टेट के बारे में पढ़ना या टेट के बारे में आपको पढ़ना, तो कई एक टीचर मिल करके किसी भी शिक्षण समस्या का समाधान करते। भाई देना तो टेट ही का पेपर है, अब उसमें कई एक टीचर होते हैं जो अपना अपना पोर्शन पढ़ाते हैं, अपना अपनी चीज़ों को बताते हैं, तो टीचर कई एक होंगे और जो है स्टूडेंट 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, तो वो एक भी हो सकता है, लेकिन टीचरों की संख्या यहाँ 1 से 2, 2 से 3, 1 से ज़्यादा होगी, तो वो प्रक्रिया होती है, वो टीम टीचिंग के अंतर्गत आती है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों के बारे में, ग्रुप टीचिंग और टीम टीचिंग दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये टीचर ओरिएंटेड होती है और ये स्टूडेंट ओरिएंटेड। भाई ग्रुप टीचिंग का मतलब जब कभी ग्रुप डिस्कशन होता है ना, ग्रुप में क्या होता है, शिक्षक ने कोई चीज़ दे दी है ना, और आपसे कह दिया कि इन चीज़ों को खुद से समझने का प्रयास करो, तो स्टूडेंट अपने आप में डिस्कशन क्लासेस कर लेते हैं, उसमें आप चीज़ शिक्षण समस्या का जो समाधान कर लेते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है ग्रुप टीचिंग के अंतर्गत, और ये आपकी टीचर ओरिएंटेड होती है। ये टीचर खुद इन शिक्षण समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो ये चीज़ें जो आती हैं वो आपकी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसके आगे की, ये तो आपकी लगभग बहुत किताबों में हर जगह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ हम थोड़ा सा अलग अलग से इन चीज़ों को और बताएंगे शिक्षण प्रणाली। एक होती है विधि ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचिंग। दूसरी इसमें है फ्लिप्ड टीचिंग, ठीक है ना। और तीसरी है ट्यूटोरियल टीचिंग, और चौथी इसमें है माइंड मैपिंग। ये आपकी नई विधियां हैं, नई शिक्षण विधियां जो आज के समय में, जो आपकी ये ऑनलाइन कक्षाएं जो चल रही, जब से ये तो परंपरागत चली आई हुई शिक्षण विधियां हैं, पर ये जो 4 जो और विधियां जो आपकी नई ऐड हुई हैं, इनके बारे में चर्चा हम कल इस पर डिस्कशन करेंगे। आपको सबके बारे में बताएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, फ्लिप टीचिंग क्या होता है, ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है, माइंड मैपिंग क्या होता है, तो इसके बारे में हम कल इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पर हम चर्चा कल करेंगे और आपको बारे में विधिवत तरीके से इन चीज़ों को बताएंगे। अब लास्ट में हम ये कहने वाले हैं कि 8 फरवरी से आपको लाइव क्लासेस विधिवत टाइम से मिलेगी, और इस NK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप अपने UGC नेट फर्स्ट पेपर का कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी बहुत डिस्काउंट भी रहेगा, और डिस्काउंट के माध्यम से आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं और अपनी इस शिक्षण समस्याओं का समाधान करने के लिए इस ऐप से जुड़ करके आप अपनी शिक्षण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आपके इस ऐप के माध्यम से पूरा सिलेबस जितना भी आपका है, जितने भी आपके 10 यूनिट्स हैं, 10 के 10 यूनिट आपके यहाँ से लाइव क्लासेस मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे आपको, और आपकी एक महा मैराथन संडे को रहेगी, जिसमें आपको जितनी आपकी समस्याएं होंगी, जो आपके पेपर से रिलेटेड जो समस्याएं, जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके समझ में प्रेषित होंगे, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और मैं अब यहाँ पर इस चीज़ को यहीं रोक रहे हैं, और कल हम इस तरीके से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।